ठीक है, देखो हाँ, रेडियो केमिकल टेक्निक मतलब अब इसको हमें जो रेडियो केमिस्ट्री को उसमें हमें ऐसा उसको हमें टेक्निक की तरह यूज करना है। जैसे हम केमिस्ट्री में क्या करते थे कि किसी भी अननोन कंसंट्रेशन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करते थे। ऐसी रेडियो केमिस्ट्री की हेल्प से हमें ऐसी टेक्निक डेवलप करनी है कि हम किसी अननोन जो कंपाउंड है उसका अमाउंट फाइंड आउट कर लें कि क्या उसमें क्या मटेरियल है, क्या कंसंट्रेशन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम अब क्या है, रेडियो केमिकल टेक्निक, उन टेक्निक से रेडियो केमिकल टेक्निक्स की हेल्प से हम लोग किसी भी अननोन जो सब्सटेंस है उसमें उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका अमाउंट क्या है, उस कंपोजिशन की परसेंटेज क्या है, कितना कैल्शियम प्रेजेंट है, कितना उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली टेक्निक आती है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन मींस इसमें हम सपोज करो सैंपल आपका वो रेडियो एक्टिव नहीं है, कोई सैंपल आपका रेडियो एक्टिव नहीं है, स्टिल उसको आपने रेडियो एक्टिव अगर बनाना है तो उसमें हमें क्या करने का, न्यूट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन करना पड़ेगा। न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हमें यूज करनी पड़ेगी। हेलो हाँ हेलो। मैम, पूजा का मैसेज आ रखा है कि ज्वाइन नहीं हो रहा, उसका एक बार देख लेना। यहाँ पे वेटिंग तो नहीं दिखा रहा है, कोई वेटिंग होता तो एकदम से दिखा देता। पूछती हूँ मैं उससे फिर। पूजा चौहान दिखा तो नहीं रहा है, मतलब वो इसमें स्क्रीन पे ही दिख जाता है ना अगर कोई वेटिंग में होता है तो। सपना चौहान वही है, पूजा चौहान की अपनी बहन की शायद नाम से रखा हो। हाँ यस मैम, उसकी सिस्टर है वो। हाँ ठीक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है इसमें हम सबसे पहले कहेंगे, सपोज कोई सब्सटेंस क्या है, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी नहीं है उसके अंदर, लेकिन हमें अगर उसको न्यूक्लियर केमिकल टेक्निक से उसको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करेंगे ताकि वो थोड़ा सा क्या हो जाए, रेडियो एक्टिव हो जाए। तो इसमें क्या है, मैम गुड आफ्टरनून। मैम मैं पूजा हूँ मैम, वो दीदी के फोन से आई हूँ ना, तो वो ठीक है दीदी का नाम आ रहा है। ठीक है, मैंने लगा दिया आपकी अटेंडेंस। एलिमेंट ओके मैम। एलिमेंट अब इसको पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ठीक है, न्यूट्रॉन के एक्टिवेशन से हमें पूरी एनालिसिस पता चल जाएगी कि सैंपल में कितना पर्टिकुलर चीज प्रेजेंट है जिसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, द एलिमेंट विच इज टू बी एस्टिमेटेड इन अ सैंपल इज सब्जेक्टेड टू न्यूट्रॉन एंड गामा ट्रांसम्यूटेशन। हम उसकी बम्बार्डमेंट करेंगे, जिस एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू दैट सैंपल, उसको हम क्या करेंगे, हाँ, एलिमेंट विच इज एस्टिमेटेड इन सैंपल इज सब्जेक्टेड टू दिस ट्रांसम्यूटेशन, मतलब उसकी बम्बार्डमेंट कराएंगे। जिस एलिमेंट का हमें एनालिसिस करनी है उस पे हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन और गामा की क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट कराएंगे, रिएक्शन टू प्रोड्यूस। उससे क्या होगा, बम्बार्ड कराएंगे तो जो जिसको हम एनालाइज कर रहे थे, जो जिसका हमें कंसंट्रेशन निकालनी थी, या जिसको सैंपल को हम कैलकुल मतलब वो कर रहे जिसकी हम एनालिसिस कर रहे थे, वो क्या होगा, वो प्रोड्यूस करेगा रेडियो आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो वो भी क्या करने लगेगा, किसी भी उसको अगर बम्बार्ड करने लगोगे तो वो भी रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। देन बाय मेजरिंग द एक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस and by comparing with the activity of a known amount of element subjected to the same neutron flux for the same period, the unknown content of the element in the sample can be calculated. देखो अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो नोन था उसमें हमने न्यूट्रॉन का क्या करा, बम्बार्डमेंट कराई। ठीक है, अब अब उसी का ही सेम स्टैंडर्ड सैंपल ले लिया। ठीक है, और हमने उसमें भी सेम न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट कराई सेम टाइम पे। न्यूट्रॉन फ्लक्स मतलब उसकी इंटेंसिटी जो है वो सेम ही होनी चाहिए, सेम टाइम पे, सेम टाइम के लिए, और उसकी इंटेंसिटी भी सेम रख के हमने एक स्टैंडर्ड जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, जो हमारा अननोन है ना, अननोन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया। ठीक है, उसका अमाउंट हमें पता है, स्टैंडर्ड है मतलब उसका अमाउंट हमें सब कुछ हमें पता है। तो और उसमें भी हमने सेम न्यूट्रॉन का क्या करा है, बम्बार्डमेंट कराई। ठीक है, तो हमें इसका जिसकी उसका हमें क्या निकल जाएगा, पता चल जाएगा, हमें उसका कंसंट्रेशन पता है।
ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, और उसमें कितना हमने बम्बार्डमेंट करा रहे हैं वो भी हमें पता है। ठीक है, तो इसका जो कोरिलेशन हम उसके साथ करेंगे जिसका उसका हमें एक चीज अननोन है, न्यूट्रॉन का कितना बम्बार्डमेंट करा रहे हैं वो हमें पता है। ठीक है, और आपके जो सैंपल है वो उसी कंसंट्रेशन इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझ लो, देखो ये एक अननोन आपका सैंपल है जिसका वेट ऑफ ए अननोन सैंपल ले लेंगे। ठीक है, उसके अंदर कितना परसेंट कैल्शियम प्रेजेंट है, कितना कैल्शियम प्रेजेंट है, कितना आपका मोलिब्डेनम प्रेजेंट है, किसी भी सैंपल में अगर ये फाइंड आउट करना। वेट हो गया हमारा, वेट ऑफ ए सैंपल सेज एक्स इन अननोन एलिमेंट, वेट ऑफ ए एलिमेंट एक्स इन अननोन सैंपल। किसी सैंपल में वो पर्टिकुलर उसका वेट जो है वो हमारा नहीं पता, इसी को हमें फाइंड आउट करना है एक्स को। ठीक है, लेकिन हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने बम्बार्डमेंट कराई है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड सैंपल का हमें पता है। ठीक है, उसका वेट पता है, उसमें वो एलिमेंट कितना परसेंटेज पे है वो हमें पता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, इसमें भी हम बम्बार्डमेंट करा रहे हैं न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक्टिविटी भी पता चल जाएगी। ठीक है, इसकी एक्टिविटी, इसमें जब हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई तो उसकी एक्टिविटी कितनी आई। ठीक है, कुछ समझ लो, कुछ वैल्यू आएगी इसकी एक्टिविटी की एट अ टाइम टी इन द अननोन सैंपल। ठीक है, अननोन सैंपल में हमने बम्बार्डमेंट कराई, उसकी कोई एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट क्या मिलती है, रेडियो एक्टिविटी की वैल्यू मिलती है, वो मिल जाएगी। ठीक है, जो हमने जो नॉन सैंपल है, जो हमारा स्टैंडर्ड सैंपल है, जिसका हमें सैंपल का हमें ये पता है कि उसमें कितने, वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है कितनी कंपोजिशन में है, वो स्टैंडर्ड सैंपल है, वो हमें पता है, उसकी एक्टिविटी भी कॉरस्पॉन्डिंग हमको मिल गई। तो दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही है, एक तो अननोन की होगी, ठीक है, एक अननोन का है, और अननोन की कॉरस्पॉन्डिंग हमने, अननोन आपका वो रेडियो एक्टिव नहीं था, लेकिन उसमें हमने क्या करा है, बम्बार्डमेंट कराई। ठीक है, बम्बार्डमेंट कराई, उसकी हमें कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिल गई, एक्टिविटी मिल गई। ठीक है, बम्बार्डमेंट कराएंगे तो एक्टिविटी क्या है आपका, न्यूक्लियर, मतलब वो कितना एक्टिव, मतलब उसकी रेडियो एक्टिविटी को हम उसको क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम टी इन अननोन सैंपल। ठीक है, उसके फिर सेम रिएक्शन को हम क्या करेंगे, नोन जो स्टैंडर्ड सैंपल है जिसमें हमें कंपोजिशन पता है पर्टिकुलर एलिमेंट की, उसके हम क्या करेंगे, उसमें भी बम्बार्डमेंट करा है नाइट्रोजन की, सेम टाइम पे सेम नाइट्रोजन फ्लक्स के साथ, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, ये हमें पता है, इसमें कंपोजिशन कितनी है मेटल की ये पता है, एक्टिविटी हम दोनों की निकाल लेंगे सेम टाइम पे। ठीक है, टाइम में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों चीज हमको पता है, बची गई ये लेफ्ट। ठीक है, वेट ऑफ ए एलिमेंट इन अ अननोन सैंपल, तो हमें एक्स मिल जाएगा। तो हम किसी भी इस तरह से अगर किसी की भी वो निकाल सकते हैं कि एक्टिविटी, सॉरी, कि उस पर्टिकुलर सैंपल में वो एलिमेंट कितना परसेंट है। ठीक है, जैसे आपके रूबी में कितना क्रोमियम प्रेजेंट है, रूबी में कितना एल्युमिनियम प्रेजेंट है। ठीक है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, हर उसमें कुछ इम्प्योरिटी काइंड ऑफ मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टील में कितना आपका आयरन है, कितना आपका जिंक है या मैग्नीज है, तो इसमें हम ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ठीक है, अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं। The element which is to be estimated in a sample is subjected to, सबसे पहले क्या करा देंगे, बम्बार्ड करा देंगे न्यूट्रॉन एंड गामा ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस द रेडियो आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट। उससे क्या होगा, रेडियो आइसोटोप क्या होंगे, जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, देन बाय मेजरिंग द एक्टिविटी, हम उसको, रेडियो आइसोटोप जनरेट हो गए तो उसकी एक्टिविटी भी आएगी, फिर हम उसकी एक्टिविटी को क्या कर लेंगे, जो अननोन सैंपल है उसमें हमने बम्बार्ड कराई और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्टिविटी है उसको हम मेजर कर लेंगे। Then by measuring the activity of radioisotope produce and by comparing, उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उससे मिलता जुलता होना चाहिए जो अननोन सैंपल है। जैसे अननोन सैंपल में अगर क्रोमियम है, ठीक है, जिस क्रोमियम का एस्टिमेशन करना है, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सैंपल में भी आपका क्रोमियम होना चाहिए, तभी तो कंपैरिजन होगा। ठीक है, देन बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस एंड बाय कंपेयरिंग विद द एक्टिविटी of a known बोल लो या स्टैंडर्ड बोल लो, known amount of element subjected to the same electron flux। ठीक है, उसी इंटेंसिटी से हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराएंगे फॉर द सेम टाइम के लिए, टाइम फिक्स कर देंगे। ठीक है, द अननोन कंटेंट ऑफ द एलिमेंट इन द सैंपल कैन बी कैलकुलेटेड। जो हम कंपेयर जब हम करेंगे तो ये हमारा जो स्टार्टिंग में जो हमने अननोन लिया था उसमें हमें एलिमेंट हम डिटेक्ट कर लेंगे, कितना अननोन एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सैंपल, ठीक है, कैन बी डिटेक्टेड।
ये लाइन समझ में आ रही है सबको? किसी को नहीं समझ में आई, रेज हैंड कर दे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये रेडियो केमिकल एक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, रेज हैंड कर दो अगर दोबारा बताना है, पूछ लो एक बार। ठीक है, समझ आ गया मैम। उपमा समझ में आ गया? यस मैम। दिस टेक्निक, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, दिस टेक्निक इज हाईली promising for the element having a large neutron capture cross section। हमें पता है न्यूट्रॉन की जो बम्बार्ड करके न्यूट्रॉन निकलेंगे ना, तो उसका हमें मतलब लार्ज न्यूट्रॉन कैप्चर सरफेस होना चाहिए, एक भी न्यूट्रॉन वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी क्या है, हाईली प्रॉमिसिंग फॉर द एलिमेंट हैविंग अ लार्ज न्यूट्रॉन सरफेस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उसका लार्ज सरफेस क्रॉस सेक्शन होना चाहिए इस टेक्निक में। ठीक है, एक भी न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, सारे के सारे न्यूट्रॉन को कैप्चर करना चाहिए। क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस टेक्निक इज नॉन डिस्ट्रक्टिव बिकॉज द सैंपल रिमेन अनचेंज आफ्टर द एनालिसिस। अभी मैं आपको एक पिक्चर से बताऊंगी। ये कह रहे हैं कि इस टेक्निक में नॉन डिस्ट्रक्टिव मींस आपने जो सैंपल यूज किया था, जिस सैंपल को आपने एनालाइज किया था, उसको आप यूज कर सकते हो दोबारा। ठीक है, वो फ्रेश मतलब एक तरह के फ्रेश उसकी तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि जो अगर एनालाइट को सपोज करूं मैं फर्दर किसी और रिएक्शन के लिए यूज करना है, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। इसमें जो आपका सैंपल है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं, मतलब वो नहीं होता, बेकार नहीं होता, उसको आप फर्दर यूज कर सकते हो। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव बिकॉज सैंपल रिमेन अनचेंज आफ्टर द एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस के बाद भी उसमें कोई उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता, एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन ऑफ द एटम एट द लेवल ऑफ ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, थोड़ी सी ट्रेस कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। द एलिमेंट विच कैन बी रिस्पॉन्ड टू द टेक्निक आर, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ये सिर्फ इस टेक्निक को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, फॉर बोथ known and unknown sample, the sample neutron flux must be used to irradiate for the same period under the same identical condition, and the activity must be measured for both the known sample after the same time gap। मतलब सेम वही चीज बोल रहे हैं कि आपकी एक कंडीशन का आपको रखना है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें जब हम कंपेयर करते हैं तो एक कंडीशन को कंपेयर करते हैं तो बाकी सारी जो हमारी रिएक्शन कंडीशंस होती हैं वो क्या हो जाती है, मतलब उसको हमें कांस्टेंट रखना है, सेम रखना है। ठीक है, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं दो चीजों को। अगर हम इसमें ज्यादा स्टैंडर्ड में अगर हमने ज्यादा न्यूट्रॉन फ्लक्स यूज कर लिया, या हमने उसको 1 घंटे की जगह 2 घंटे इसमें हमने न्यूक्लियन, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें सारी की सारी जो अदर रिएक्शन पैरामीटर्स हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल बोलो या उनको फिक्स करना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा दोनों के केस में, दोनों रिएक्शंस के केस में हमें उसको। ठीक है, और एक चीज और इसमें यहाँ पे लिखी नहीं है, ऐड कर लो कि इसमें जो हम इसमें जो इसकी रेडियो एक्टिविटी है हम जो, ठीक है, तो ये नहीं, इसमें जरूरत नहीं है रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, इसमें हो गया, इफ द एलिमेंट टू बी एस्टिमेटेड इज नॉट मोनोआइसोटोपिक देन एक्टिविटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर आइसोटोप इन दिस इज डिटरमाइंड एंड इट्स कंसंट्रेशन इज ऑब्टेन्ड। मोनोआइसोटोप कह रहे हैं कि क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के 2-3 आइसोटोप प्रेजेंट है। ठीक है, इफ एलिमेंट टू बी एस्टिमेटेड इज नॉट मोनोआइसोटोप, यानी उसके बहुत सारे आइसोटोप प्रेजेंट है, देन एक्टिविटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर आइसोटोप इन दिस ट्रांसमुटेशन इज डिटरमाइंड एंड इस कंसंट्रेशन इज ऑब्टेन्ड। तो हमें एक एक करके बम्बार्डमेंट करनी पड़ेगी एक आइसोटोप को लेके। मतलब अगर मोनो आइसोटोप के लिए ये इतना अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी, मतलब मल्टी आइसोटोप के लिए इतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी, मोनो आइसोटोप के लिए ये वर्क करेगी। ठीक है, तो हाँ, ये इसमें मैं आपको पिक्चर दिखा रही थी एक। तो इसमें देखो, अगर न्यूट्रॉन ये एक मैं वीडियो है उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ठीक है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में क्या है, आपका जो आपका इंसिडेंट न्यूट्रॉन आप बम्बार्ड करोगे, इसको आपको डिटेक्ट करना है, टारगेट न्यूट्रॉन। ठीक है, उसको न्यूट्रॉन आपने बम्बार्ड किया। ठीक है, एक्टिवेटेड न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा सा एक्साइट हो गया। ठीक है, ये नोन की अननोन की बात कर रहे हैं, अननोन को हमने टारगेट उसको एक्साइट किया। ठीक है, फिर डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट कर लिया, ये तो हो गया आपका सिंपल। ठीक है, इंटरनल हो क्या रहा है, न्यूट्रॉन ने एक्साइट किया टारगेट न्यूक्लियाई को, तो वो क्या हुआ, कंपाउंड न्यूक्लियस
में कन्वर्ट हो गया और उसने गामा रेज जो है एमिट कर दी, उसके बाद बीटा पार्टिकल भी एमिट कर दिया। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये डिटेक्शन हो रहा है इसका, ठीक है। इस अमाउंट ने, जितना ये अमाउंट था, इसने कितना रेडियो गामा रेज जो है एमिट करी है, तो ये हम कॉरेस्पॉन्डली चेक कर लेते हैं। फिर दूसरा जो हम स्टैंडर्ड सैंपल लेंगे, ठीक है, उसमें भी सेम हम न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराएंगे और उसने कितनी गामा रेज और बीटा पार्टिकल जनरेट करे, तो हम कंपेयर करके फिर हम फाइंड आउट ये जो गामा रेज और ये सब है क्या एक्टिविटी तो है, तो ये एक्टिविटी को हम नोट कर लेंगे, ठीक है। एक्टिविटी नोट कर ली और जो हमारा जो स्टैंडर्ड जो हम कॉरेस्पॉन्डिंग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और रिएक्शन चलाएंगे जिसमें अननोन सैंपल, यहाँ पे तो अननोन सैंपल है, वहां पे क्या होगा, नोन सैंपल, स्टैंडर्ड सैंपल, उसको भी सेम ऐसे हम रिएक्शन करवाएंगे सेम टाइम के लिए, सेम न्यूट्रॉन फ्लक्स से। तो हम दोनों की एक्टिविटी से हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ ये जो गामा रेज और बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं ये एक्टिविटी तो है, और इसकी एक्टिविटी को हम ए जो है आपकी ए फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी को हम कॉरेस्पॉन्डली दोनों की हमें मिल जाएंगी, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड सैंपल है उसका हमें कंपोजिशन पता है, तो हम दोनों को हम बोल सकते हैं, जैसे एक बोलते हैं ना A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ऐसे करके। तो इसको हम कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, तो एमिशन करने के बाद वो दोबारा सेम वही पोजीशन पे आ जाता है प्रोडक्ट न्यूक्लियाई जो आपका है, ठीक है। तो एमिट हो जाएगा न्यूट्रॉन, एमिट गामा रेज और बीटा उसकी फॉर्म में निकल जाएगा और ये वापस अपनी उसमें आता है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव और बहुत ही स्मॉल अमाउंट इसमें यूज होता है दिस टेक्निक में, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है ये आपकी, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, इसे कहाँ कहाँ यूज होता है ये। एग्जांपल इज क्रोमियम कंटेन इन रूबी। रूबी आपकी अपने कुछ लोग पहनते होंगे अंगूठी, और ये रूबी उसमें ना उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्रोमियम प्रेजेंट होता है, बट वो उसका पूरा का पूरा रूबी का कलर चेंज कर देता है। मैनी जो जितने भी आपके जम्स वो जो स्टोन्स होते हैं ये सब आपके एल्युमिनियम सल्फेट्स होते हैं, ठीक है। उसमें मेटल की हर स्टोन्स में मेटल की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है और अलग अलग मेटल्स होते हैं। तो यहाँ अगर रूबी उसका जो ये पिंक कलर आता है रूबी का, वो किसकी वजह से आता है, क्रोमियम की वजह से आते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि उसमें कौन सा मेटल है जनरल, उसमें जो सिलिकेट वाला अगर आपके उसमें है तो, ठीक है। क्रोमियम कंटेन इन रूबी, ठीक है, उसको हम कैसे निकालेंगे। इसमें हमने क्या करा, यहाँ पे न्यूट्रॉन ट्रांसमुटेशन हमने क्या किया, न्यूक्लियस हमने अलग ही न्यूक्लियस ले लिया, क्रोमियम का आइसोटोप ले लिया, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करने की जगह हमने क्रोमियम आइसोटोप ले लिया, ठीक है। इन्वॉल्व द न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, ये तो आपका स्टैंडर्ड था क्रोमियम 50, क्रोमियम 51 आपका क्या है, उसका आइसोटोप है, ठीक है। तो ये आपके रूबी में प्रेजेंट है, ठीक है। क्रोमियम जो है ये आपके रूबी में प्रेजेंट है, उसमें हमने थोड़ा सा उसको जो है बम्बार्ड करवाया, ठीक है। तो आपका जो है कि उसकी एक्टिविटी आ गई कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। और ऐसी क्रोमियम को जब हम, क्रोमियम है, क्रोमियम ऑलरेडी आपका आइसोटोप है, हम क्रोमियम उसमें क्या ले रहे हैं, 51 क्रोमियम ले रहे हैं, ठीक है। तो उसका हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिविटी मेजर कर ली, और इन्होंने बोला है इसका जो आपका जो हाफ लाइफ है, ठीक है, जो उसकी हाफ लाइफ है वो क्या होनी चाहिए, ड्यूरिंग अगर आप एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है आपका, एक्सपेरिमेंट में सपोज करो आपके 5 घंटे लग जाते हैं, तो उसकी हाफ लाइफ इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट में वो डिकम्पोज ना हो जाए, क्योंकि जैसी हाफ लाइफ हो जाती है तो 50% आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हाफ लाइफ सफिशिएंट मतलब लॉन्ग हाफ लाइफ होनी चाहिए ऐसे, जब भी हम इनको यूज करें तो, ठीक है। तो 5 मतलब नहीं तो उसी जितनी हाफ लाइफ होगी उससे पहले एक्सपेरिमेंट खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ लाइफ के बाद ना वो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो आपका जिसको आप डिटेक्ट कर रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ सफिशिएंट जैसे 26 डेज, यानी आप एक दिन में या 2 दिन में एक्सपेरिमेंट खत्म कर लो, ठीक है, 1 घंटे में एक्सपेरिमेंट खत्म कर लो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ सफिशिएंट है, ठीक है। From the different standard sample of ruby containing this, if different known portion of amount of chromium in the ruby laser determined by measuring the activity of chromium, यहाँ इन्होंने न्यूट्रॉन ना लेकर क्या करा, एक नया आइसोटोप ले लिया, क्रोमियम सेम रखा आपने, क्रोमियम आपके रूबी में भी है और क्रोमियम का आइसोटोप आपने ले लिया, ठीक है। तो आपने दोनों को कंपेयर किया, दोनों की एक्टिविटी कंपेयर की, ठीक है। न्यूट्रॉन का एमिशन ना करके इन्होंने दोनों की एक्टिविटी, अब ये इसमें जो क्या है, इसमें आप जो आपका जो 50 वाला जो अननोन है, ठीक है, अननोन है, वो उसमें कोई वो नहीं है, रेडियो एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हम इसको न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा देंगे, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, वो एक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। क्रोमियम में क्या है, क्रोमियम खुद ही आइसोटोप है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्टिविटी देगा,
ठीक है, तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे और हमें फाइंड आउट, हमें वो जो है ये दोनों की एक्टिविटी निकल जाएगी, क्रोमियम आइसोटोप की भी और क्रोमियम नॉर्मल क्रोमियम की एक्टिविटी मिल जाएगी। और जो 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 हमने क्रोमियम लिया है, जो स्टैंडर्ड क्रोमियम लिया, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, अननोन हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, मैग्नीज कंटेन भी हम फाइंड, मैग्नीज के लिए भी हम मैग्नीज का आइसोटोप ले लेंगे। एक को तो हम, इसको तो हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराएंगे और इसका हमारा आइसोटोप ले लेंगे, तो दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 2.6 आवर, यानी उसको हमें 1 घंटे से पहले पहले इस एक्सपेरिमेंट को खत्म करना है। क्योंकि अगर हाफ लाइफ हो जाएगी तो इसकी जो कंसंट्रेशन है मैग्नीज की, 56 मैग्नीज की, वो आपको पता है हाफ लाइफ में क्या हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है, या बोल सकते हो कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और वो इतना परसेंट कम हो जाता है, 50% कंसंट्रेशन कम हो जाती है उसकी। तो इसलिए हाफ लाइफ से पहले पहले हमें एक्सपेरिमेंट को खत्म करेगा। फ्रॉम द एक्टिविटी measurements calcinated tea leaf and the series of the standard sample percentage of the manganese content can be calculated। और कितना है आपके टी लीफ में मैग्नीज कंटेंट, 0.12%। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे। अब आपका आता है आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। ठीक है, एक हमारा ये हो गया कि जिसमें हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन करते हैं। ठीक है, कभी कभी न्यूट्रॉन की जगह हम जो है कॉरेस्पॉन्डिंग उसका आइसोटोप ले लेते हैं, जैसे इसमें क्रोमियम में हमने क्रोमियम 51 ले लिया। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग आइसोटोप ले लो और कभी वो डायरेक्टली न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर दो। ठीक है, तो और दूसरा क्या है, आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। आइसोटोप का हमें क्या करना है, डाइल्यूशन। आइसोटोपिक डाइल्यूशन मींस कि आप जो मतलब जो भी सैंपल है उसमें आप ना आइसोटोप डाल रहे हो। ठीक है, उसको ऐड करने में लगे हो। आपको पता है, अगर किसी जैसे आप किसी भी अगर वाटर ऐड करते रहे, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर ऐड करते रहेगा तो डाइल्यूशन हो जाएगा। तो हम इसमें वाटर का, इसमें हमें क्या ऐड करना है, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग, हमें आइसोटोप ऐड करते जाना है, जिससे वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट, मतलब जो भी सैंपल है, जो भी अननोन सैंपल है, वो आइसोटोपिक डाइल्यूशन मिल रहा है उसको। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जो डाइल्यूशन होता है वो क्या होता है, वाटर के साथ करते हैं, पर यहाँ पे हम किसके साथ कर रहे हैं, आइसोटोपिक डाइल्यूशन, आइसोटोप का डाइल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे मान लो कि वाटर जैसे आप डाइल्यूट करते हो वाटर के साथ, तो इससे हम आइसोटोप से हम डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी जो अननोन सैंपल है उसमें हम आइसोटोप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इफ अ ग्राम ऑफ स्पीशीज टैग्ड, यहाँ पे बोल रहे हैं टैग्ड मतलब या बोल सकते हो लेबल्ड, इफ अ ग्राम स्पीशीज लेबल्ड विद रेडियो आइसोटोप with initial activity A1 are mixed with a sample containing x ग्राम। देखो कोई सैंपल है, ठीक है, x ग्राम का, जिसकी कॉम्पोजिशन हमको नहीं पता। ठीक है, सैंपल का वो पता है हमें, ठीक है, कंटेनिंग x ग्राम। ठीक है, और फिर सेम सीरीज, एक ही सीरीज के होने चाहिए, मतलब जो हम रेडियो आइसोटोप ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इससे एक ही सीरीज के होने चाहिए, तभी कंपेयर कर सकते हैं। तो उसकी रेडियो एक्टिविटी क्या, इफ अ ग्राम ऑफ स्पीशीज टैग्ड विद अ रेडियो आइसोटोप, कोई स्पीशीज जो रेडियो आइसोटोप है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी क्या है, इनिशियल एक्टिविटी क्या है, उसकी एक्टिविटी मतलब रेडियो एक्टिविटी क्या है, AI। उसको हम किससे मिक्स कर देंगे, हम अननोन सैंपल में मिक्स कर देंगे। वही कह रहे थे ना, डाइल्यूशन करना है, डाइल्यूशन मतलब हम ऐड करने में लगे आइसोटोप। ठीक है, तो जो अननोन सैंपल है उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे रेडियो आइसोटोप ऑफ ए सेम स्पीशीज, देन द एक्टिविटी गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ होल सैंपल। जो आपकी एक्टिविटी है वो क्या है, पूरे के पूरे सैंपल में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी होमोजीनियसली। ठीक है, आफ्टर एन इंटीमेट मिक्सिंग, ठीक है, a small quantity of species is isolated from the mixture। अब क्या है, हमने मिक्स कर दिया पूरी की पूरी सैंपल की, हमने उसमें एक आइसोटोप मिक्स किया, पूरी की पूरी सैंपल की जो एक्टिविटी हो गई वो A1 हो गई, क्योंकि हमने पूरे सैंपल में मिक्स कर दिया। ठीक है, अब जो पूरे पूरे मिक्सचर में से अगर हम थोड़ा सा अमाउंट निकाल लें, आफ्टर एन इंटीमेट मिक्सिंग, a small quantity of species isolated from the mixture and species ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो हमने क्या कर लिया, AF ले लिया, यानी AF जो है वो पूरी की पूरी सैंपल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इस डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल ली, और जो AI है वो आपकी
पर्टिकुलर सैंपल की थी, ठीक है। अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल कंजर्वेशन टोटल एक्टिविटी वी गेट एज फॉलो। अब टोटल एक्टिविटी कैसे मिल रही है आपको, देखो ये तो आपकी आई स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। आपने बोला ना उसमें आपने रेडियो आइसो सैंपल जो अननोन सैंपल है उसमें रेडियो आइसोटोप मिक्स किया। रेडियो आइसोटोप मिक्स करने के बाद आप उसमें से उसकी पूरी की पूरी की आप मिक्स करने के बाद उसमें से थोड़ा सा अमाउंट निकाल लोगे और उसकी क्या निकालोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एएफ क्या है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एक्स जो आपका अननोन है, सॉरी अननोन है, और वाई जिसको आपने ऐड किया आइसोटोप, वाई आइसोटोप जिसको आपने ऐड किया, वाई ग्राम लिया, वाई ग्राम ऑफ स्पीशीज है, सॉरी वाई ग्राम ऑफ स्पीशीज थी, वो टैग थी रेडियो आइसोटोप था और उसकी एक्टिविटी थी एआई, ठीक है। उसको आपने पूरे सोल्यूशन में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने उसको मिक्स करा, पूरा का पूरा होमोजीनियसली मिक्सिंग हुई और उसमें से आपने फिर एक स्मॉल अमाउंट लिया और उसकी आपने क्या निकाली, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जब मिक्सचर की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली तो उसमें तो दोनों ही रहेंगे ना, एक्स भी रहेगा वाई भी रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल ली और ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये एक्टिविटी जो है उसके इक्वल है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लॉ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल कंजर्वेशन लॉ टोटल एक्टिविटी वी गेट एज फॉलो, ठीक है। तो आपका ये जो है इसके इक्वल है एक्टिविटी, क्योंकि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आई किसकी वजह से है, मिक्स करने की वजह से ना, जो आपने रेडियो आइसोटोप मिक्स किया, तो ये पूरी की पूरी इस दोनों के इक्वल होगी, ठीक है। जो ये नोन आपने आइसोटोप लिया उसकी एक्टिविटी ए आई थी और वो जो नोन लिया आपको पता है वो नोन का मास क्या है, वाई आपको पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। वाई ग्राम आपने लिया है, वाई ग्राम आपको पता है, फिर उसमें से आप क्या कर लोगे, एक्स को अलग निकाल लोगे। एक्स को निकाला, आपका वाई आपको पता है वाई कितने ग्राम है, ए पता है आपको उसकी एक्टिविटी कितनी है वाई की, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको पता है, ये सब पता है, तो एक्स निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से क्या है आपका 7 मिनट बचे हुए, आपका क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। दिस टेक्निक इज वेरी मच यूजफुल इन सम प्रॉब्लम ऑफ बायोकेमिकल वेयर अदर कन्वेंशनल टेक्निक आर नॉट यूज। बायोकेमिकल एक्टिविटी जो है हम लोग वहां पे इसको जनरली यूज करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, हम विद इन अ मॉलिक्यूल नहीं जा पाते, ठीक है। तो हमें मॉलिक्यूल के अंदर हमें दूसरा सब्सटेंस यूज करना वो करेगा, हम उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इंड्यूस करते हैं, रेडियो आइसोटोप इंड्यूस करते हैं, वो ऐड, ठीक है, वो ऐड हो जाते हैं दिस प्रोसेस। हाँ, अब ये क्या, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल टोटल एक्टिविटी वी गेट एज फॉलो, इस तरह से निकाल लेंगे टोटल एक्टिविटी जो है इन दिस प्रोसेस। टी हाफ ऑफ द, हाँ ये इसमें क्या है, टी हाफ ऑन द रेडियो आइसोटोप शुड बी सफिशिएंटली लार्ज सो दैट ड्यूरिंग द एनालिसिस टाइम स्पेसिफिक ग्रेविटी डज नॉट चेंज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको इन दिस प्रोसेस टी हाफ ऑफ द रेडियो आइसोटोप शुड बी सफिशिएंटली लार्ज, ठीक है, लार्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में अब उसका टी हाफ आ गया तो वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी हाफ हो जाएगा कंसंट्रेशन, तो उसकी एक्टिविटी में भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, न्यूक्लियर एक्टिविटी में, तो इससे चेंज कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी या हमारी वैल्यूज डिफर कर जाएंगी। तो हमें ऐसा सब्सटेंस यूज करना है जो वाई हमें इस तरह से लेना है कि जो उसका टी हाफ हो वो बहुत ही सफिशिएंट उसका लाइफ टाइम हो, ठीक है, टी हाफ उसका बहुत ज्यादा लार्ज हो, ठीक है, सफिशिएंटली लार्ज, सो दैट ड्यूरिंग द एनालिसिस टाइम स्पेसिफिक ग्रेविटी डज नॉट चेंज। उस टाइम पे अगर हम जब एनालिसिस कर रहे हो तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो चेंज ना हो, ठीक है। इस तरह ये हो गया। अब इसका हम वो देख ले, डिटर्मिनेशन ऑफ एवर्नोमाइसिन इन अ लार्ज फर्मेंटेशन ब्रूथ, ठीक है। अगर हमें एमरोमाइसिन में से अगर हम जो है उसमें हमें फाइंड आउट करनी है, फर्मेंटेशन बूथ में क्या होगा, आपके कार्बन होगा, ठीक है, नोन अमाउंट ऑफ टैग्ड एमरोमाइसिन, ठीक है, उसमें हम C14 ले रहे हैं मिक्स विद द सैंपल, ठीक है। उस सैंपल में जो ये हमारा सैंपल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये अपना लेबल्ड टैग्ड मतलब रेडियो आइसोटोप से टैग या लेबल बोल सकते हो, C14 हमने उसमें ऐड कर दिया। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द सैंपल अमाउंट ऑफ एब्रोमाइसिन फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है, उसको सेपरेट करेंगे। हमने मिक्स कर दिया रेडियो आइसोटोप, उसका हमें ग्राम पता है कितना ग्राम हमने मिक्स किया और रेडियो आइसोटोप है वो, ठीक है। और उसके बाद हम मिक्स करने के बाद हम उसकी क्या ले लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लेंगे उस मिक्स करने के बाद। तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों की आएगी ना, जो आपके ग्रोथ में जो कार्बन है और जो आपने डाला उस कार्बन को, ठीक है, दोनों कार्बन की एक्टिविटी आ जाएगी स्पेसिफिक फ्रॉम द नॉलेज ऑफ AI, ठीक है, अमाउंट ऑफ एम्ब्रोमाइसिन प्रेजेंट इन द सैंपल कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। ये आपने क्या बोला, कार्बन जो है वाई जो है आपने उसमें डाला, C14 आपने डाला, उसके कॉरेस्पॉन्डली उसकी एक्टिविटी आपको पता है, ठीक है। और जो
आपने x जो अननोन है उसमें आपने मिक्स कर दिया, उसकी दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है, तो इसमें से हम हाफ को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेशन टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन आपको पता है ब्लड में क्या होता है, आपका आयरन होता है, आयरन एक आइसोटोप, उसका आयरन का आइसोटोप ले लेंगे यहाँ पे। अब नॉर्मल आयरन रहेगा वो 58 रहेगा, लेकिन उसका आइसोटोप क्या होगा 59, तो हम क्या करेंगे 59 आइसोटोप को उसमें मिक्स कर देंगे, लेबल्ड आइसोटोप बोलेंगे या रेडियो आइसोटोप जो है उसको हम उसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद इंजेक्ट कराएंगे बॉडी में, उसके बाद हम उसका मिक्सिंग हो गई अंदर, allowed to be sufficient time, उसको टाइम देंगे मिक्सिंग होने के लिए, इनकॉर्पोरेट ऑफ आयरन 59 इन द ब्लड सेल ऑफ द डोनर सब्जेक्ट ना, मतलब उसको मिक्स होने के लिए टाइम देंगे कि आपका 59 जो है ब्लड सैंपल में चल जाए। नाउ अब इन्होंने एक्स अमाउंट ना करके, क्योंकि आपका लिक्विड होता है सब कुछ बॉडी में, तो आपका वॉल्यूम को डिटेक्ट करेंगे। VL/ml of the donor is blood with a specific activity AI। ठीक है, सपोज करो जो आपने V1 लिया है, वॉल्यूम हमने एक्टिविटी जो हमने 59 लिया था उसका जो वॉल्यूम लिया है हमने, वो क्या लिया है हमने V1। ठीक है, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिविटी क्या है AI। Then are ejected into the acceptor subject where the total blood contain is to be determined। तो टोटल ब्लड कंटेन में कितना वॉल्यूम कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें जो अननोन सैंपल है वो है V, कि उसमें कितना वॉल्यूम होता है वो V है, और जो हमने ऐड किया उसमें वो था आयरन 59 और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी वो हमें पता है। ठीक है, और वॉल्यूम हमें अननोन का नहीं पता कि ब्लड में वो आपका आयरन कितने मतलब उसका कितने वॉल्यूम में कितना आयरन है ये नहीं पता, हम इससे वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने मिक्स कर दिया, जब हमने इंजेक्ट कराया, इंजेक्शन से हमने बॉडी के अंदर ब्लड इंजेक्ट कराया, तो आपका जो ब्लड है उसमें नॉर्मल ब्लड भी है और आइसोटोपिक जो हमने इंजेक्ट कराया वो भी है, तो हम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल ली, फिर आपने यहाँ से इसको कैलकुलेट करके V निकाल लिया। ठीक है, V को हम क्या लिख सकते हैं AF, और V1 AF दोनों लिख सकते हैं, तो V1 वालों को एक साथ लिख लिया, AF आपका नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकाल लोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इन सबसे क्या होगा आपका इसको बोलते हैं आइसोटोप डाइल्यूशन। आइसोटोप डाइल्यूशन मतलब आइसोटोप की मिक्सिंग आप करो। एक आप और फोटो देख लो इसमें, एक्सप्लेन द आइसोटोपिक डाइल्यूशन। यहाँ पे क्या इनिशियल जो है आपका ये अमाउंट है, ठीक है, सैंपल है, ये ऐड कर रहे हैं, एडेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये एक सैंपल है जिसमें X और X1, ठीक है, और उसमें आप क्या करो ऐड कर रहे हो अपना आइसोटोप्स, आइसोटोप 1 और आइसोटोप ऐड, तो टोटल आपका ये बन गया। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हम जो हमने जो ऐड किया है ये हम कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों चीजें हमें पता है, आइसोटोपिक ये भी हमको पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगी, तो फाइनली हमें X मिल जाता है इससे। ठीक है, तो अब जो है रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या है, इट इज सिंपली एप्लीकेबल फॉर द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। द बेसिक प्रिंसिपल स्टेट दैट, इसको ऐसा करते हैं, 1 मिनट रह गया, कट करके मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, एंड करती हूँ, आप दोबारा ज्वाइन कर लेना फटाफट। यस मैम।